अयोध्या में खत्म हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर 57 मुस्लिम मुल्कों के ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने सख्त तनकीद दी। ओआईसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस्लामिक मकाम बाबरी मस्जिद को गिराकर बनाए गए इस मंदिर की हम मजम्मत करते हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में सोमवार को पूरे विधि विधान से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान पूरी हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने विधि विधान से अनुष्ठान की सभी क्रियाएं पूरी की। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान के वजारत खारजा ने बयान जारी कर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के इफ्तिताह की मजम्मत करते हुए कहा था कि उन्मादी भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को सदियों पुरानी मस्जिद को गिरा दिया था। ये काबिल मजम्मत है। न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी अदालत ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया, बल्कि उसी जगह पर राम मंदिर तामीर की मंजूरी भी दी। वहीं अब ओआईसी ने भी इस पर कड़ी तनकीद की है। जनरल सेक्रेटरी हुसैन इब्राहिम ताहा के हवाले से इस्लामिक ग्रुप ने कहा है, ओआईसी के चीफ सेक्रेटरी ने भारत के अयोध्या में पहले से बनी बाबरी मस्जिद को गिराकर हाल ही में बनी राम मंदिर के तामीर और इफ्तिताह पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 4 महाद्वीपों के 57 मुल्क वाला ये ग्रुप करीब 2 अरब की आबादी का नुमाइंदगी करता है। ये संगठन खुद की पहचान मुस्लिम दुनिया की इज्तिमाई आवाज़ के तौर पर करता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन इसके बावजूद भारत ना तो ओआईसी का मेंबर है और ना ही इसे सुपरवाइजर का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद लोकसभा इलाके से समाजवादी पार्टी से पार्लिमानी मेंबर डॉक्टर एसटी हसन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन लोगों को आदत पड़ गई है हर काम में रोक टोक करने की। ये लोग मुझे नमाज पढ़ने से रोकते हैं। सांसद ने आगे कहा कि जब इनका मुंह लाल हो गया खून खा खाकर, तो अब इन्होंने अपने हिंदू भाइयों को ही रोकना शुरू कर दिया है। इन लोगों का काम बस यही है, तुम ये कर सकते हो और तुम ये नहीं कर सकते। सारा ठेका हिंदू मजहब का इन्हीं के पास है, बाकी हिंदुस्तान में और कोई हिंदू नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन आज मुरादाबाद के एसपी ऑफिस में इनेकाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान असम सरकार द्वारा मंदिर में जाने से रोकने पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। एसपी सांसद राम मंदिर मामले में अक्सर मुतनाज़ा बयानबाजी करते रहे हैं। आज का ये बयान भी उसी का एक हिस्सा है। देखिए, उद्घाटन हो गया, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें बीइंग ए मुस्लिम हम नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा कि क्या शंकराचार्यों से ऊपर कोई आदमी हो सकता है इस देश में? क्या हिंदू धर्म में शंकराचार्यों से ऊपर कोई है? शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और वहाँ क्या हुआ, क्या विधि विधान है जो मेरे हिंदू भाई ने मुझे बताया, उसके हिसाब से भी ये जिक्र भी हुआ है कि ये सारे काम उस परफेक्ट कंप्लीट आदमी को करने चाहिए जिसकी बीवी भी हो और जिसकी पत्नी भी हो। और शंकराचार्यों को एक साइड में कर देना ये देश हित में और देश के आगे आने वाले वक्तों के लिए अच्छा नहीं है। असम में राहुल गांधी जी को रोका गया है मंदिर में एंट्री के लिए। जो असम के हेमंत बिस्वा जो मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जो उद्घाटन किया गया है, प्रधानमंत्री और कांग्रेस के 3 नेताओं ने इसको अस्वीकार किया है। आज राम की बात की जाए, रावण की बात ना की जाए। देखिए, इबादत करना, पूजा करना हर इंसान का अपना राइट है, उसे किसी को रोकना नहीं चाहिए। इन्हें आदत पड़ गई है, मुझे नमाज पढ़ने से रोकते हैं। अब जब इनका मुंह लाल हो गया खून खा खा के, तो अब इन्होंने अपने हिंदू भाइयों को रोकना शुरू कर दिया कि तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। सारा ठेका हिंदू मजहब का इन्हीं के पास है, बाकी और कोई हिंदुस्तान में हिंदू नहीं है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले से एक मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट अशोक कुमार मीणा ने बताया कि रामचंद्र मिशन थाना इलाके के लालबाग चौराहे में बनी एक मस्जिद पर लगे इस्लामी झंडे को 3 नौजवानों ने उतार दिया और उसकी जगह पर भगवा झंडा लगा दिया। उन्होंने बताया कि गाँव के ही रहने वाले फलालुद्दीन ने पुलिस को घटना की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। मीणा ने बताया कि इस मामले में अंकित कठेरिया, रोहित जोशी, रोहित नाम के शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि मौके पर एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अयोध्या में मौजूद राम मंदिर का इफ्तिताह 22 जनवरी को हो गया है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में सुनवाई के बाद साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बाबरी मस्जिद की तामीर मुतनाज़े जमीन को एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए जो वहां एक मंदिर की तामीर कराएगी। इसके साथ ही मस्जिद बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी थी। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म को रिलीज होने में अब बस एक ही दिन बचा है, लेकिन इस बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, दरअसल फिल्म को मिडिल ईस्ट के कई देशों में बैन कर दिया है। ऐसे में फाइटर भारत के अलावा सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात में रिलीज होगी। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट और प्रोड्यूसर गिरीश जौहर के मुताबिक फाइटर को फिलहाल यूएई के अलावा मिडिल ईस्ट देशों में रिलीज करने से मना कर दिया गया है। वहीं यूएई में फाइटर को PG-15 कैटेगरी के तहत सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। हालांकि बैन के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इस बैन का असर फिल्म के कलेक्शन पर जरूर पड़ेगा। आपको बताते चले, फाइटर कल यानी 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी बज़ बना हुआ है। वहीं अगर इस फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो फाइटर से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करने की उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट की माने तो पहले दिन ये फिल्म इंडिया में करीब 25 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। ये कलेक्शन 26 जनवरी को काफी बढ़ सकता है। वहीं लॉन्ग वीकेंड का इंडिया में इस फिल्म को काफी फायदा मिलेगा, लेकिन अब मिडिल ईस्ट के कई देशों में बैन होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में काफी नुकसान होने वाला है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में ज्ञानवापी अहाते के वजूखाने का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग वाली अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। जस्टिस मनीष कुमार निगम ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। मामला चीफ जस्टिस को रेफर किया गया। अब चीफ जस्टिस के जरिए नामित बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी को मामले की सुनवाई हो सकती है। बता दें कि हिंदू पक्षकार राकेश सिंह की तरफ से वाराणसी जिला अदालत में वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग की गई थी, जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया था। याचिका में वाराणसी के जिला जज के जरिए वजूखाने के हिस्से में भी एएसआई से सर्वे कराए जाने की मांग ठुकराए जाने के हुक्म को चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम भी किए जाएं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर हिंदू पक्ष की ये भी मांग है कि पूरा ज्ञानवापी अहाते हिंदुओं को सौंपा जाए और मुस्लिमों के दाखिले पर ज्ञानवापी में बैन किए जाए। इसके साथ ही कहना है हिंदू पक्ष का कि मस्जिद के गुंबद को भी गिराया जाए। आपको बताते चले कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट मंजराम न लाने के लिए भी दरख्वास्त की है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने आने वाली 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। उन्होंने किसानों और दुकानदारों से भी अपील की है कि एमएसपी, नौकरी, अग्निवीर, पेंशन के मुद्दे उठाए जाएंगे। क्या कुछ कहा और राकेश टिकैत ने, सुनवाते हैं। हमारा 16 फरवरी को भारत बंद है, उसमें बहुत सी यूनियन उसमें है, संयुक्त किसान मोर्चा है और उस दिन किसान भी अपने खेत में एक दिन ना जाएं, एक दिन काम ना करें। पहले भी हम अमावस्या जब होती थी तो एक दिन खेत में काम नहीं करते थे। तो 16 फरवरी किसानों के लिए अमावस्या ही है, उस पर काम ना करें। एग्रीकल्चर हड़ताल इसमें रखा तो एक उससे देश में बड़ा मैसेज जाएगा। और हमारे दुकानदारों से भी अपील है, हमारे किसानों से भी अपील है, उस दिन शहर में ना आए, खरीदारी ना करें। और दुकानों से भी अपील है कि वो भी अपनी दुकानें बंद रखें किसानों के समर्थन में, एक दिन किसान और मजदूर के नाम। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया इत्तेहाद को पश्चिम बंगाल और पंजाब से जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दिया है और उधर पंजाब की बात करें तो भगवंत मान ने भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया इत्तेहाद की तस्वीर और मुस्तकबिल पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। बता दें, ममता ने बुध को कहा, पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है।
मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले बीजेपी को हराएंगे। मैं अब भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हूँ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में बताया तक नहीं गया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी है। ये वो सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। टीएमसी, कांग्रेस और बंगाल की लेफ्ट पार्टियां भी इंडिया का हिस्सा है। गौर हो, इससे 2 दिन पहले ममता ने कहा था कि टीएमसी के पास बीजेपी से चुनाव में मुकाबला करने की ताकत भी है और आवाम की हिमायत भी है, लेकिन कुछ लोग सीट शेयरिंग पर हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। तो वहीं ममता के इस बयान के बाद कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है, ममता बनर्जी का पूरा बयान है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए, चलता रहता। उधर पश्चिम बंगाल के बाद इंडिया गठबंधन को पंजाब में भी बड़ा झटका लगा है। बुधवार को सीएम भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सभी 13 सीटों पर आने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे। क्या कुछ कहा भगवंत मान ने, सुनवाते हैं। कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो, ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा हाँ 26 जनवरी। मणिपुर पुलिस का ये दावा है कि असम राइफल्स के एक जवान ने अपने कुछ साथियों पर फायरिंग कर दी। ये मामला दक्षिण मणिपुर में भारत म्यांमार सरहद के पास पेश आया। इस हादसे में 6 जवान जख्मी हो गए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जवान ने खुद को भी गोली मार ली है। गोली चलाने वाले फौजी ने बाद में खुद को गोली मार ली। मणिपुर पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, दक्षिण मणिपुर में भारत म्यांमार सरहद के करीब तैनात असम राइफल्स बटालियन में असम राइफल्स के एक जवान के जरिए गोलीबारी की वारदात हुई है। असम राइफल्स के एक जवान ने अपने साथियों पर गोलीबारी की, जिसमें 6 जख्मी हो गए। बाद में उसने खुद को गोली मार ली। सभी जख्मियों को इलाज के लिए फौजी अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, इस हादसे को तनाज़े से नहीं जोड़ना चाहिए। जख्मी जवान मणिपुर के रहने वाले नहीं थे और इसका मणिपुर में चल रही हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। हमने जांच के हुक्म दे दिए हैं। असम राइफल्स में सभी तरह के जवान शामिल हैं। ये मणिपुर में अमन बनाए रखने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद ने वजीर आजम और अक़लियती उमूर के मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी को खत लिखकर अक़लियतों के लिए हाई एजुकेशन स्कॉलरशिप में संजीदा बेकायदगी को उजागर किया है। ग्रैंड मुफ्ती ने तलबा को मुतासिर करने वाले मुद्दों, खासतौर से रिसर्च स्कॉलर के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को बंद करने को लेकर, स्कॉलरशिप को बंद करने को लेकर तुरंत सुधारने को कहा है। खत में ईसाई, मुस्लिम, सिख और पारसी बरादरी से जुड़े तलबा के हालात पर जोर दिया गया है। इन मुद्दों को हल करने और तालीम हासिल करने में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए तुरंत कार्रवाई को कहा है। बता दें कि मुदाखलत का ये आह्वान ऐसे समय में आया है जब कई अक़लियती तलबा की तालीमी शिक्षा की ख्वाहिश दाव पर है। ग्रैंड मुफ्ती का खत सभी तलबा के लिए बराबर मौके पैदा करने के लिए, बराबर फराहम करने के लिए यकीनी तौर पर इक़दाम करने की अपील की है।